देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ बिजी में अकाउंटिंग फीचर्स में एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटिंग फीचर्स को आज डिस्कस करेंगे। अब तक हमने आपको इसमें दो क्लासेस दे दी, जिसमें हमने एक मेंटेन बिल बाय बिल और दूसरे सेशन में अकाउंटिंग वाउचर इंटरेस्ट डिस्कस करा था, और अपने सेकंड लेक्चर में हमने आपको सेल्समैन, क्रेडिट लिमिट, बजट, टारगेट और रॉयल्टी जैसे टॉपिकों को डिस्कस करा था। आज हम आपके साथ इस सेशन में अकाउंटिंग फीचर में कॉस्ट सेंटर, कंपनी एक्ट, डेप्रिसिएशन, ठीक है, सब लेजर, अकाउंट कैटेगरी और भी बहुत सारे टॉपिक आज हम इस सेशन में करेंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे एक अच्छे अच्छे फंक्शन आप बीजी के देखेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही मैंने टॉपिक स्टार्ट करा, तो मैं आज आप लोगों के साथ सबसे पहले कॉस्ट सेंटर को डिस्कस करूंगा। सर, कॉस्ट सेंटर होता क्या है, क्या पर्पस, सारी बातें मैं बताऊंगा कि कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है। सबसे पहले आप कॉस्ट सेंटर के बारे में इतना जान लीजिए, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूं, मुझे ये पता करना है कि मेरे किस प्रोजेक्ट पर मेरा कितना खर्चा होता है, मुझे ये पता करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। मान लो मुझे 4 कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, एक प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट नंबर 3। प्रोजेक्ट मुझे मिला है 10 लाख का, लेकिन मेरे उसमें कितना खर्चा हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। कॉस्ट सेंटर आपको स्टार्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में आपको अकाउंट के अंदर जाके मिलेगा कॉस्ट सेंटर। जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, कैरी क्लोजिंग बैलेंस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नॉन रेवेन्यू नेचर, अगर कोई नॉन रेवेन्यू नेचर का है, मतलब अगर इनकम से रिलेट नहीं करता, तो अगर उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो आप इसे यस कर दो। कैरी क्लोजिंग बैलेंस टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, रेवेन्यू नेचर, मैंने कहा नहीं, रेवेन्यू नेचर को नहीं ले जाना। इफेक्ट द कॉस्ट सेंटर इन नॉन अकाउंटिंग वाउचर, अगर कोई ऐसे नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, क्या आप वहां पर चाहिए, मैंने कहा वहां तो मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी। और इसके बाद एंश्योर कंप्लीट अमाउंट एडजस्टमेंट, मैंने कहा कि चाहिए होगी तो देख लेंगे। मेंटेन अकाउंट वाइज ओपनिंग बैलेंस, मैंने कहा हाँ उसका भी चाहिए, और मैंने इस तरीके से इसे सेव करके रख दिया। ये हो जाने के बाद अब मैं बिजी में आऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको दो टॉपिक मिलेंगे, पहला होगा कॉस्ट सेंटर और दूसरा होगा कॉस्ट सेंटर ग्रुप। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट जनरल ग्रुप बना हुआ आता है। अगर आप कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे आपका एक लक्ष्मी नगर एरिया का प्रोजेक्ट मिला है, उसी के अंदर आपको कोई छोटे मोटे और प्रोजेक्ट मिले, तो आप उसका ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप की इतनी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती कॉस्ट सेंटर के अंदर, तो उसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद मैं कॉस्ट सेंटर पे आया, मैंने ऐड पर क्लिक करा और मैंने यहाँ से दो प्रोजेक्ट बनाए। मैंने लिखा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1 और इसमें आगे डाल दिया लक्ष्मी नगर, और यहां से मैंने इसे इस तरीके से डाल दिया। ग्रुप जनरल लगूंगा। अच्छा, कोई ओपनिंग बैलेंस है इसका, अगर कोई पिछले साल से चल रहा हो, मेरा कोई भी नहीं चल रहा, मैंने इसे इस तरीके से सेव कर दिया। दूसरा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट 2 और मैंने इसे न्यू दिल्ली के नाम से बनाकर रख दिया। इतना हो जाने के बाद मैंने कहा इसका कोई मेरा ओपनिंग बैलेंस है, किस किस अमाउंट में कितना कितना है, तो मैं डाल सकता हूँ। मैंने कहा मेरा इसका ना खर्चा है, लेकिन मैंने इसके अंदर अभी तक खाली अकाउंटिंग चार्ज में पैसा खर्च किया है, तो मैंने अकाउंटिंग चार्ज का हेड बनाया, एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा, और नीचे मैंने यहाँ से एलोकेट अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर को यस करा, और इसको मैंने इस तरीके से टैग कर दिया। इसमें मैंने पिछले साल 12,000 रुपए खर्चा किए थे, तो ये 12,000 रुपए यहाँ दिख गए। इसके बाद अगर मैं कोई माल परचेज करता हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने कोई परचेज करी, सीमेंट वीमेंट या जो भी मेरी प्रोजेक्ट में लगती थी, मैंने वो सब चीजें परचेज करी। तो यहाँ परचेज जैसे ही करा, मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम बनाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कोमल ट्रेडिंग कंपनी, तो मैंने यहाँ से कोमल ट्रेडिंग कंपनी डाल दी। ग्रुप में मैंने सैंडी क्रेडिटर्स लिख दिया, और जैसे ही मैंने इंटर मारा, कहता है अमाउंट एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर, मैंने कहा यस,
हाँ, मुझे इसे कॉस्ट सेंटर में ले जाना है और मैंने इसे सेव करा। इसके बाद आपने जो भी आइटम खरीदी उस आइटम का नाम डाल दो। मान लो मैंने आइटम 1, तो मैंने आइटम 1 डाल दिया, ग्रुप में जनरल, यूनिट पीस रखा और F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 12 पीस। कितने अमाउंट था, एक पीस का 100 रुपए। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पूछेगा अलोकेशन ऑफ अमाउंट टू बी कॉस्ट सेंटर। अच्छा, ये किस प्रोजेक्ट का है, मैंने कहा लक्ष्मी नगर वाले का है और मैंने इसे क्रेडिट करके सेव कर दिया। क्लियर, और मैंने इसे फटाफट इस तरीके से करके ओके कर दिया। इसके बाद अगर आपने जो भी काम करा वो सब डाल दो। इसके बाद मैंने कुछ खर्चे करे, जैसे मैंने सैलरी दी है अपने स्टाफ को, मैंने सैलरी दी टोटल वहां पर 60,000 रुपए, तो मैंने यहाँ 60,000 लिख दिया। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए था, लेकिन वो मैसेज नहीं आया, क्योंकि सैलरी के अंदर ओल्ड प्लस एम करेंगे हम, यहाँ इंटर मारेंगे और यहाँ से अलोकेट अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। उसके बाद इसे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अच्छा कौन से प्रोजेक्ट का है, मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट का है, न्यू दिल्ली वाले का है। इस तरीके से मैंने कहा मेरा ऑफिस रेंट है 12,000 रुपए। ये जो जाएगा खर्चा मेरा, ये है मेरा पहले वाले का, तो मैंने पहले वाले डालकर सेव कर दिया। तो टोटल अब तक मैंने कितना किस किस में खर्चा करा। अगर आपको इन चीजों की रिपोर्ट देखनी है तो आप डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले के बाद आपको यहाँ मिलेगा कॉस्ट सेंटर पर आएंगे। कॉस्ट सेंटर ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे, पहला होगा ऑल कॉस्ट सेंटर, मैंने कहा यस। जैसे इंटर मारूंगा तो जितने भी कॉस्ट सेंटर का जितना खर्चा होगा सब दिख जाएगा। प्रोजेक्ट 1 में लक्ष्मी नगर में 10,800 खर्चा हुआ और प्रोजेक्ट 2 में 72,000 खर्चा हुआ। अगर आप इस पे इंटर मारोगे तो 12,000 पुराना था, 60,000 इस बार करा, टोटल मिलाकर आपने 12,000 रुपए खर्चा कर दिए। ऐसे ही अगर आप डिटेल देखना चाहो तो ऑल कॉस्ट सेंटर पे जाओगे और जैसे ही डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपने डेबिट कितना करा, क्रेडिट कितना करा और आपका बैलेंस कितना बचा था। इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप कॉस्ट सेंटर लेजर देखना चाहते हो तो आप किसी भी एक का लेजर देख सकते हैं। ऑल ग्रुप कर दे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये बीजी के अंदर कॉस्ट सेंटर टॉपिक था। क्लियर है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। अगर आप बीजी में या आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसमें आप इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो नहीं करके आप कंपनी लॉ को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या फिर लिमिटेड कंपनी, तो वहां पर कंपनी एक्ट चलता है। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको पता होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू को कम करना। मान लो मैं ये फिक्स असेट्स खरीद के लाया जिसकी कीमत 60,000 रुपए थी। अब चाहे वो लैपटॉप हो या कोई भी चीज हो, 60,000 रुपए खरीद के लाया, क्या आपको पता है कि उसकी एक साल बाद वैल्यू 60,000 रुपए रहेगी? नहीं सर, कुछ परसेंट तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितने परसेंट उसकी वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर हम प्रोप्राइटर होंगे तो नॉर्मल हम कंपनी एक्ट के हिसाब से चलते हैं, और अगर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो तो हम कंपनी एक्ट के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको कंपनी एक्ट के हिसाब से चलना है तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा कंपनी एक्ट। बस आपको कंपनी एक्ट पर क्लिक करना है और ओके कर देना। जैसे ही आप कंपनी एक्ट को क्लिक करके ओके करोगे और अब आप जो भी फिक्स एसेट बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ से कार बनाई, ग्रुप में मैंने यहाँ लिखा फिक्स एसेट, और मैं जैसे ही इंटर मारूंगा तो यहाँ से मिलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दिस अकाउंट कार। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से इस पर मशीनरी कैटेगरी में 15% लगता है, और वहीं अगर आप कंपनी की बात करो तो वहां पर 30% मिलता है। तो मैंने इस तरीके से डालकर सेव कर दी। इस कार को मैंने परचेज करा, मैं जनरल में आया, मैंने एक परचेज की एंट्री पास करी 1 अप्रैल को। मैंने लिखा कार अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, 10 लाख हो गया, मैंने यहाँ लिखा 1 लाख, और यहाँ मैंने कैश में इसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, लेकिन कभी भी फिक्स असेट्स की पेमेंट कैश में ना करें, बैंक से करें, क्योंकि वो डिसअलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के हिसाब से। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन चार्ट पर जाना है। एक मिलेगा आपको कंपनी एक्ट और दूसरा मिलेगा कंपनी एक्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको यहाँ आना है।
इसके बाद आपको यहाँ से कार सिलेक्ट करनी है और जैसे ही इंटर मारोगे तो ये बताएगा कार पर 30% है, उसकी वैल्यू अभी 1 लाख है। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 30% कम होकर 70,000 रह जाएगी। आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू कम हो जाए 31 मार्च को, तो अपने कीबोर्ड से F4 दबाओ, यहाँ पर सिलेक्टेड अकाउंट को सिलेक्ट करो और यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप क्या ले लो, यहाँ से आप डेप्रिसिएशन ले लो और जैसे ही आप ओल्ड प्लस एल करेंगे और कार डालेंगे तो आप देखिए कार की वैल्यू पहले 1 लाख रुपए थी और 31 मार्च को उस कार की वैल्यू 70,000 रुपए रह गई है। तो बस बिजी आपको ये बता देता है कि इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। इसके बाद हम लोग आपके साथ बिजी में अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेंटेन बाय सब लेजर। देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें हम आपको बताएंगे मेंटेन सब लेजर के बारे में क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लो मेरी 4 ब्रांचेस है, मैं एक दिल्ली में बिलोंग करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर, ये हेड ऑफिस है। मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट पे आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ से कंपनी बनाई, सबसे पहले मैंने यहाँ से कंपनी का नाम लिखा, इसको सिलेक्ट करा, मर्ज में गया और मैंने यहाँ से लिखा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। इसे मैंने अप करा, बोल्ड करा और इसे थोड़ा सा बड़ा करा। मैंने, ये मेरी कंपनी है दिल्ली की, जो मैंने इसे हेड ऑफिस के नाम से लिख दिया, हेड ऑफिस। एक कंपनी है मेरी एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ये मेरी पता है यूपी में बिलोंग करती है, तो मैंने यहाँ से यूपी लिख दिया। मेरी एक कंपनी एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज जो बिलोंग करती है पता है कहाँ से, हरियाणा से बिलोंग करती है, तो मैंने हरियाणा लिख दिया। एक और मेरी और कंपनी जो बॉम्बे में स्टैब्लिश है, जो वहां पर काम करती है, मैंने एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज लिखा और यहाँ पर बॉम्बे डाल दिया। लेकिन जब मैं माल डिस्पैच करवाता हूँ तो मैं ऑर्डर देता हूँ, मतलब हेड ऑफिस ऑर्डर देता है कि आप माल यूपी को भेज दो, आप माल हरियाणा को भेज दो और माल बॉम्बे को भेज दो। पैसा आप मुझसे ही लेना, लेकिन मैं इनका सेपरेट अकाउंट भी मेंटेन करना चाहता हूँ कि अगर मैं यूपी पूछूं तो आप मुझे यूपी का बैलेंस बता दें, मैं आपसे हरियाणा पूछूं तो आप मुझे हरियाणा का बैलेंस बता दें, और अगर मैं आपसे बॉम्बे पूछूं तो आप मुझे बॉम्बे का बैलेंस बता दें। तो मुझे इस तरह की सिचुएशन में काम करना है, तो बताएं मैं क्या करूं। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को अनेबल करना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टॉपिक को अनेबल कर देंगे तो उसके बाद आप इस टॉपिक को डिसेबल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप केयरफुली होकर इस टॉपिक को ध्यान से अनेबल करिएगा। अगर आपने इसे अनेबल कर दिया तो बाद में आप इसे डिसेबल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, फीचर ऑप्शन में आपको अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है मेंटेन सब लेजर। ठीक है, आपको ये मिलेगा, इसको आप F2 करके सेव कर दें। इस तरीके से सेव हो गया। आप सबसे पहले एक मेन कंपनी बनाया, मैंने लिखा एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, यहाँ पर लिख दिया हमने हेड ऑफिस। ग्रुप में हमने यहाँ पर भी जनरल रखा क्योंकि मेन ग्रुप है, और यहाँ पर संडे कैपिटल डाल दिया और सेव कर दिया। इसके बाद हमने एक और बनाया एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और इसको हमने यूपी लिख दिया और इसके अंदर हमने सब करा और यहाँ पर इसको टैग कर दिया एसएस सॉफ्टवेयर हेड ऑफिस के साथ। इतना करने के बाद हमने एक और बनाया एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, और हमने यहाँ पर लिख दिया हरियाणा। इसके अंदर हमने जनरल लगा, सब लेजर कर दिया और यहाँ से एसएस ऑफिस हेड ऑफिस डालकर हमने सेव कर दिया। इसके बाद बनाया हमने एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है, और इसे हमने बॉम्बे कैटेगरी में डाल दिया। एंटर मारा, ग्रुप में मैंने सब लिखा और यहाँ पर एसएस सॉफ्टवेयर डाल के हेड ऑफिस डाल के हमने इसे सेव कर दिया।
इतना हो जाने के बाद अब हम सेल पर गए और हमें एसएस सॉफ्टवेयर ने, हेड ऑफिस ने एक ऑर्डर दिया 20/5 को और कहा कि आप यूपी माल भेज दीजिए, पीके की डीवीडी, और ये आप यहाँ पर 300 पीस भेज दीजिए और रेट आप 220 रुपए के हिसाब से। मैंने इसे बिल भेज दिया। इसके बाद फिर मैंने एसएस सॉफ्टवेयर को ही यूपी वाले को माल बेचा, पीके की डीवीडी, कितनी क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, रेट 220, और हमने सेव कर दी। इसके बाद हमने 22/5 को एसएस सॉफ्टवेयर के कहने पर बॉम्बे को माल बेचा, पीके की डीवीडी, कितनी, 150 पीस, और रेट इसमें 225 रुपए लगाकर हमने माल बेच दिया। फिर हमने 25/5 में माल बेचा एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस कहने पर हरियाणा वाले को, और इसमें क्या रखा हमने, पीके की क्वांटिटी रखी और हमने यहाँ पर 300 क्वांटिटी 215 रुपए के रेट से भेज दी। इतना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हमने हरियाणा को माल बेचा, पीके की डीवीडी, कितनी, 120 पीस, और कितने के रेट से, 220 रुपए के हिसाब से। हमने इस तरीके से सारा माल भेज दिया। अब एसएस सॉफ्टवेयर वाले ने हमें पैसे दिए तो हम रिसीव वाउचर में गए। इसने टोटल मुझे 1,60,000 रुपए दिए, कब, 31/5 में। तो मैंने यहाँ से एसएस सॉफ्टवेयर लिखा, कितना, उसको सिलेक्ट करा। फिर यहाँ से मैंने एसएस सॉफ्टवेयर यूपी डाला, कितना, मैंने कहा यूपी से मुझे 99,000 लेने, लेकिन मुझे हेड ऑफिस ने कहा कि आप इसमें 60,000 डाल दें। मैंने कहा जी डाल दूंगा। इसके बाद हरियाणा वाले, बॉम्बे वाले कितने, उन्होंने कहा इसके भी 60, इसके 35,000 रुपए। मैंने कहा 35, और बाकी पैसे जो बचेंगे वो हरियाणा वाले के कितने, आपके 35,000। तो मैंने वो 35,000 डाल के यहाँ सेव कर दिए। ठीक है, 35 नहीं, 30,000 डाल के मैंने यहाँ सेव कर दिया। टोटल 1,25,000 उसने मुझे कैश में दे दिया। अगर मैं इनका सभी का एक जगह अकाउंट देखना चाहूँ तो मैं ऑल्ट एल करूंगा, ऐसे सॉफ्टवेयर लिखूंगा और यहाँ से हेड ऑफिस डालकर देख लूंगा। टोटल मुझे 2,30,650 रुपए लेने थे, इन्होंने मुझे 1,25 दे दिया, टोटल 98,650 रुपए मुझे इनसे और लेने। अगर मैं ऐसे सॉफ्टवेयर यूपी की देखूं तो यूपी को मैंने टोटल मिलाकर एक बार 66,000 रुपए का माल, एक बार 33,000 रुपए का माल, टोटल 99,000 रुपए का माल बेचा था। 60,000 मिल गए, 39,000 पेंडिंग। अगर मैं बॉम्बे देखूं तो बॉम्बे से मुझे कितने लेने थे, 33, उन्होंने 35 दे दी, तो 1,250 रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए। फिर एसएस हरियाणा की बात करूं तो एसएस हरियाणा से मुझे टोटल 90,000 लेने थे, 900 रुपए उन्होंने मुझे 30,000 दे दिए, तो 60,000 90 रुपए मेरे बाकी। अगर मैं इनकी रिपोर्ट देखना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक में आऊंगा, लेजर में आऊंगा और यहाँ से मुझे मिलेगा सब लेजर। मैं सब लेजर पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे मिलेगा वन सब लेजर, तो मैं वन सब लेजर पर डालूंगा और यहाँ से मैं हेड ऑफिस वाली डाल दूंगा। तो जो मैं ऑल्ट एल करके निकालता था वही रिपोर्ट मुझे यहाँ मिल जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं। इसके बाद ग्रुप ऑफ सब लेजर पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से सन्डी डेप्टर्स डाल दूंगा, तो जो भी उसके अंदर ग्रुप ऑफ सब लेजर होंगे वो आ जाएंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के सब लेजर था, तो ये देखो शो हो रहा है। इसके बाद ऑल सब लेजर पर क्लिक कर दो तो वो आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसकी बीजी के अंदर रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो आपको सब लेजर का यूज वहां करना है कि अगर एक की 4 ब्रांचेज और वो आपको मेंटेन करने को कहता है कि आप ब्रांच वाइज भी मेंटेन करो और हेड वाइज भी मेंटेन करो, तो उस केस में आपको सब लेजर का यूज करते हुए काम करना है। इसके बाद बीजी में जो हमारा नया टॉपिक आता है उसके अंदर आज हम आपके साथ सीखेंगे मेंटेन मल्टीपल एलियास नेम। जैसे आपको पता है कि हम बीजी के अंदर एक ही एलियास नेम बना सकते हैं, ठीक है, ये एक ही बनता है, लेकिन अगर मुझे बीजी में मल्टीपल एलियास नेम बनाने तो मैं क्या बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन पर, फीचर ऑप्शन पर, अकाउंट्स के अंदर जाना है और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है मेंटेन मल्टीपल अकाउंट एलियास नेम। बस इस पर क्लिक करें, स्पेसिफाइड डिफरेंट एडन एंड डिफरेंट डिटेल पर मल्टीपल एलियास, तो इसे क्लिक करें और सेव कर दें। जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करोगे और सेव करने के बाद जब तुम यहाँ आओगे, मैंने लिखा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, इंटर मारा, ग्रुप में मैंने इसे क्या करा, तो जैसे देखो इंटर मारा तो यहाँ पर आ गया मल्टी एलियास।
इसके अंदर ऐड जीएसटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर नन। तो आप नन रखोगे तो अलियास नेम डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सब डाल सकता हूँ। अलियास नेम क्या रखोगे? मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर, मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ठीक है, और इसे मैंने हरियाणा डाल दिया, ठीक है। लोड, यहाँ मैंने एसएस सॉफ्टवेयर लिख दिया, एड्रेस डाल दिया 10/580, इट सीट नंबर 1, ठीक है, यहाँ लिख दिया हरियाणा, ठीक है, और इस तरीके से डाल दिया। इसके बाद इसका कोई जीएसटी नंबर, डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा 15 किलोमीटर। अच्छा, जीएसटी नंबर डाला 06, ठीक है, यहाँ पर 06 करके डाल दूंगा, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर जो भी डालना हो यहाँ से डाल देना, और उसके बाद आप इसे सेव कर देना। ग्रुप में आप सन्नी अडेप्टर्स डालोगे, और जैसे ही डालोगे इस तरीके से सेव हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि जब आप काम करोगे या आपकी मल्टी एलियाज होगा तो वो आपको शो हो जाएगा इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ से एसएस लिखा, तो आप देखो यहाँ पर एक एसएस हरियाणा आ गया, और जैसे ही एसएस हरियाणा सिलेक्ट करोगे तो ये नाम आ जाएगा। इंटर मारोगे तो वही डिटेल ये पिक कर लेगा। तो एलियास नेम का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमें एक पार्टी के कई सारे एलियास बनाने होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम केस में होता है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको एक पार्टी के काफी एलियास क्रिएट करने के लिए, तो आप इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ आपका एक नया टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम आपके साथ लेजर रिकंसिलेशन करेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिसका नाम है लेजर रिकंसिलेशन। अब तक हम सुनते आते थे बैंक रिकंसिलेशन, और आज हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं लेजर रिकंसिलेशन। पता है लेजर रिकंसिलेशन का मतलब ये होता है कि मैंने आपको 10 बिल बेचे, 10 बिल में से आपने मुझे 2 बिल की पेमेंट कर दी, तो 8 बिल तो बाकी है ना, लेकिन 2 बिल की पेमेंट हो गई। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं ऑल्ट एल करूं, पार्टी का लेजर निकालूं, तो मुझे वहां पर वो बिल ना दिखें जो क्लियर हो चुके हैं, खाली वो बिल दिखें जो पेंडिंग है। तो उसके लिए आपको लेजर रिकंसिलेशन टॉपिक को अनेबल करना पड़ेगा। बीजी में किस तरीके से लेजर रिकंसिलेशन टॉपिक अनेबल करते हैं, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में और फीचर ऑप्शन में जाना है। और फीचर ऑप्शन में आपको अकाउंट्स मिलेगा। अकाउंट्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है लेजर रिकंसिलेशन। बस आपको इस टॉपिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे, मान लो मैं सेल करता हूं, मैं सेल पर आया, मैंने यहाँ से एक पार्टी बनाई जो न्यू पार्टी रहेगी, जिसको आपको समझ भी आ जाए। मान ली पार्टी का नाम था फैज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ग्रुप में मैंने यहाँ से मल्टी एरियाज को हटा दिया, इसी नाम को मैंने इंटर मारा, कॉपी करा और यहाँ जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट करा। ग्रुप में मैंने जनरल रखा और संडे अडेप्टर्स करके सेव किया। मैंने इनको एक टैली का सॉफ्टवेयर बेचा है 3 पीस का, 63,600 का माल है। एक बिल मैंने 28/5 को बेचा है फैस्ट ट्रेडिंग इंडिया को, पीके की डीवीडी बेची है। इसमें मैंने इनको टोटल 60 पीस बेची है, 290 रुपए के रेट से, और मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद इनको 3/5 को मैंने एक और बिल बेचा फैज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। मैंने इसमें पीके की डीवीडी बेची है इनको 3/6 को, और मैंने इनको टोटल मिलाकर इस समय 70 पीस बेची, और रेट मैंने 230 रुपए लगाया, और मैंने इस तरीके से बिल इनको सेव कर दिया। इसके बाद इनको मैंने एक और माल बेचा 10/5 को, तो मैंने यहाँ 10/5 लिया, फैस्ट ट्रेडिंग कंपनी ले ली, पीके की डीवीडी ले ली, और 10/5 की जगह 10/6 डाल दिया, ठीक है, इंटर मारा, और इसमें 50 पीस बेची थी, 50 मैंने पूरी उनको बेच दी, और रेट मैंने 240 रुपए लगाया, और मैंने इनको सेव कर दिया। इसके बाद मैंने 16/6 को एक और माल बेचा फैज को, कौन सा, बीजी सॉफ्टवेयर, एक पीस, और मैंने सेव कर दिया। इसके बाद इनको मैंने 20/6 को एक और माल बेचा फैज, यहाँ से लिया मैंने बीजी, और 2 बीजी के सॉफ्टवेयर मैंने इनको 31,000 रुपए बेच दी। बेचने के बाद
अगर मैं ओल्ड प्लस एल करूंगा और अब फैज का लेजर देखूंगा, तो आप फैज का लेजर देख सकते हैं कि फैज से टोटल मुझे 1,55,600 लेने, लेकिन फैज ने पहले 25/5 के जो 63,600 के बिल थे, इसकी पेमेंट 30/5 में कर दी। तो मैं यहाँ आया रिसीव में, मैं रिसीव में गया 30/5 लिखा, ठीक है। पहले किसकी पेमेंट मुझे मिल रही है, फैज से 63,600 की, तो मैंने वो लिखा 63,600 और सेव कर दी। इसके बाद मुझे 2/5 को इन्होंने 2/6 को और पैसे दे दिए इन्होंने, फैज ने कितने 17,400, और मैंने 17,004 को सेव कर दिया। अब ये दो बिल मेरे क्लियर हो गए। अब जब मैं ओल्ड प्लस एल करूँ, यहाँ मैं फैज डालूं, तो मेरे ये दो बिल मुझे ना शो करें, क्योंकि इस बिल की मुझे पेमेंट आ गई, तो ये चारों एंट्रियां मुझे ना दिखे। तो उसके लिए आपको लेजर रिकंसिलेशन अनेबल करना है, और जब आपका लेजर रिकंसिलेशन टॉपिक अनेबल हो जाएगा, तो बीजी के अंदर आपको मिलेगा अनेबल रिकंसिलेशन। बस आपको इस टॉपिक को यस करना है, इंटर मारना, और जैसे ही आप ओके करोगे, तो यहाँ पर एक रिकंसिलेशन का मैसेज आएगा। आपको F4 करना है अपने कीबोर्ड से, और जो जो बिल पास होते जाए आप उसे यस करते जाए। आप चाहे तो यहाँ से नरेशन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप करेंगे। चारों बिल आपके अनेबल हो गए। उसके बाद आप जब रिपोर्ट देखोगे, तो आप यहाँ से अगर अनरिकंसाइल निकालोगे, तो वो बिल शो करेंगे जो पेंडिंग है, और अगर आप यहाँ से रिकंसाइल कर दोगे, तो वो बिल शो करेंगे जो आपको रिकंसाइल हो गए। और लेकिन अगर आप ऑल कर दोगे, तो वो बिल दिखेंगे कि जिस बिल को आपको मिलने। जो बिल आप क्लियर कर चुके होंगे वो ग्रीन कलर से होंगे, और जो क्लियर नहीं होंगे वो आपके ब्लू कलर से होंगे। दूसरा, जब आप F4 करोगे, तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि क्या रीजन है कि आपने इसे क्लियर करा। अगर आपकी कोई सिचुएशन फंसती है, तो आप इस तरीके से इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये बीजी में बहुत अच्छा यूज होता है टॉपिक, क्लियर है। जो टॉपिक यूज होते हैं उनके लिए मैं आपको जरूर बताता हूँ, क्लियर है। इसके बाद देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर आपके साथ मल्टीपल करेंसी को डिस्कस करेंगे, या जिसे आप कह सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी फॉरेन करेंसी में काम करती है, तो ये टॉपिक आज आप लोगों के लिए है, जिसके अंदर आप हम मल्टी करेंसी के बारे में सीखेंगे। चाहे वो कोई सी भी करेंसी हो, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, अगर आप किसी के अंदर भी काम करते हैं, तो इसके लिए आज के लिए आपका टॉपिक। इसको अनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, और फीचर एंड ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स में जब आप जाओगे, तो यहाँ से मिलेगा मल्टी करेंसी। जैसे ही आप इस टॉपिक को क्लिक करोगे, तो आपको कितने डेसिमल चाहिए, तो ये 6 डेसिमल तक जा सकता है। इसे सेव करें और यस कर दें। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप मास्टर पे आएंगे, और यहाँ देखेंगे तो आपको एक करेंसी मिलेगी। अगर आप अपनी कोई करेंसी बनाना चाहते तो आप लिख दीजिए। जैसे मुझे यूरो बनाना, तो मैं ऑल्ट 165 लिखूंगा, तो ऑल्ट 0165 लिखूंगा, तो यहाँ देखो यूरो का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आ गया। आप यहाँ करेंसी लिख दो यूरो, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या रखोगे, स्ट्रिंग होता है यहाँ पर करेंसी कन्वर्जन मोड क्या हुआ। देखो यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक होता है बीपीए, बीपीए मतलब होता है बेस करेंसी पर अल्टर करेंसी, एक होता है एबीपी अल्टर करेंसी पर बेस। अगर सामने वाले की करेंसी आपकी करेंसी से ज्यादा है, तो आप वहां पर बीपीए लोगे, लेकिन अगर आपकी करेंसी वहां ज्यादा है, तो आप ए बीपी लोगे। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें, तो उनका $1 हमारे रुपीज से ज्यादा है, मतलब हमारा 1 रुपीज कहीं नहीं आता उनके डॉलर के आगे, तो उनका वो ज्यादा है, तो उस केस में बीपीए लूंगा। लेकिन अगर मैं भूटान की बात करूं, तो वो हमसे नीचे है हमारे रुपीज से, तो उस केस में मैं ए बीपी लूंगा। तो आप ये लीजिए और इंटर मार दीजिए। इतना कर दिया। ये जैसी आप करेंसी बनाओगे और इंटर मार के लिस्ट में आओगे, तो जितनी करेंसी होंगी ये आपको शो हो जाएगी।
इसके बाद अब जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है करेंसी कन्वर्जन। अगर आप करेंसी कन्वर्जन पे जाकर एक नई करेंसी ऐड करते हैं, कन्वर्जन का मतलब होता है कि इसका क्या रेट इस समय है। जैसे अभी 13.4 है तो मैंने यहाँ 13.4 लिखी। मैंने कहा करेंसी जो डॉलर है ना, वो मार्केट में अभी 72 रुपए का उसका स्टैंडर्ड रेट है, बिकने का वो 78 रुपए का, और खरीदता मैं जो हूँ 70 रुपए में खरीदता, और मैंने इस तरीके से इसे सेव कर दिया। ये करने के बाद 13 तारीख को मैंने यहाँ से एक पार्टी बनाई जिसका नाम लिखा मैंने SB ट्रेडर्स। ग्रुप में मैंने इसको जनरल डाल दिया, यहाँ पर मैंने संडी क्रेडिटर्स रख दिया, और देखो एक टॉपिक मिला जिसका नाम है मेंटेन करेंसी। मैं इसे यस करूंगा। अभी पूछा किस करेंसी, मैंने कहा डॉलर में काम करता हूँ। क्या ओपनिंग बैलेंस कैन नॉट बी जीरो, तो मैंने यहाँ एक डाल के सेव कर दिया, और इस तरीके से सेव हो गया। सेव हो गया, ये डॉलर में काम करता है, मैंने इसे यस करा। इसके बाद मैं परचेज में गया और यहाँ तारीख डाली, कब 13/4 डाली, इंटर मारा, बिल नंबर टाइप करा। इसके बाद पार्टी बनाई, क्या नाम था, SB ट्रेडर्स। इंटर मारा तो कह रहा आप डॉलर में काम करोगे किस, मैंने कहा डॉलर में काम करूंगा। अच्छा खरीदने का रेट कितना था, 72 रुपए, तो मैंने 72 डाल दिया। क्या आइटम खरीदो, मैंने कहा PK की DVD खरीद रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10,000 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। अच्छा कितने रुपए की है, मैंने कहा 175 रुपए की है इंडिया रुपीज में, लेकिन डॉलर में कितने की पड़ेगी, तो मैंने 175 को 72 से डिवाइड कर दिया, तो $2.43 की मुझे ये पड़ेगी, और मैंने इस बिल को सेव कर दिया। सेव हो गया। अगर मैं ऑल्ट एल करूं, SB ट्रेडर का लेजर देखूं, तो आप देख सकते हैं टोटल मुझे कितने का पड़ रहा है, 17,49,000 रुपए का बिल बन रहा है। अगर मैं 10,000 क्वांटिटी को इंटू करूं 175 से, तो मेरा आंसर यही अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल का इशू आ गया, इस डेसिमल के कारण ये थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, तो आप इसे 19-20 समझ के इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो डेसिमल बढ़ा देना। क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने इस काम को कर लिया। अब जब मैं इसकी सेल करने जाऊं तो देखो मुझसे पूछेगा, मैंने यहाँ तारीख लिखी 13/4, पार्टी का नाम लिया मैंने कैश, और जैसे ही मैंने कैश की जगह कोई और पार्टी बनाता हूँ जिसका मैं यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया संजय सेल्स। ग्रुप में मैंने जनरल डाल दिया, यहाँ पर संजय डेप्टर्स डाला, और मेंटेन इसको यस करा, और इसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपसे कहता है करेंसी डालनी है, मैंने कहा डालनी है, मैंने कहा डॉलर में। डॉलर कह रहा है कि आप जब खरीदोगे तो 72 रुपए रेट है, मैंने कहा सर 72 रुपए नहीं, इसका रेट 75 रुपए, तो मैंने यहाँ से 75 रुपए डाल दिया। ठीक है, यहाँ से 75 रुपए रेट आ गया, सॉरी 75 नहीं 78 रुपए था, मैं इसे ओल्ड प्लस एम कर दूं। संजय डेप्टर सही है, सेव करा, इंटर मारा, यहाँ डॉलर लिया और 78 रुपए डाल देता हूँ। इसके बाद मैंने PK की DVD बेची, कितनी, मैंने कहा 4,000 पीस बेची है। कितने रुपए डॉलर है, मैंने कहा ये मैंने जो बेची है $1 मतलब इस समय 72 रुपए का है, 78 रुपए का, और मैं 210 की बेचता हूँ, तो 210 डिवाइड बाई 78, तो कितने डॉलर में बेच दी, $2.69 में बेच दी। इंटर मारा और सेव कर दी। ये टोटल मैंने आपको दिख रहा है $10,776, लेकिन जब मैं पार्टी का लेजर देखूंगा ओल्ड प्लस एल करके, और यहाँ पर मैं उस पार्टी का नाम डालूंगा संजय सेल्स, तो आप देखना इसका बिल बन गया 8,39,280 रुपए का। मतलब जब आप इसका लेजर देखोगे तो ये इंडियन करेंसी के हिसाब से दिखाएगा, लेकिन जब आप इसे बिल बनाओगे तो ये आपको फॉरेन करेंसी के हिसाब से बनाए। और अगर आप इसे देखना भी चाहते हो करेंसी, तो यहाँ कहीं एक टॉपिक होगा, आप जरूर करेंसी के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ टॉपिक नहीं है। क्लियर है, शायद डिस्प्ले में आ जाए करेंसी। ठीक है, नहीं आ रहा करेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप किसी भी करेंसी में काम कर सकते हैं, बस आप उनका जरूर एक कन्वर्जन बना लें, चाहे आप डॉलर का बनाएं, चाहे यूरो का बनाएं, चाहे आप पाउंड का बनाएं, जिसका भी आप बनाना चाहें उसका आप बना सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बीजी में, वो टॉपिक आता है अकाउंट्स में, शो अकाउंट करंट बैलेंस ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। ये एक अच्छा टॉपिक है। पता है क्या है? जब भी तुम सेल करते हो, जैसे मैंने यहाँ से 31/5 लिया, यहाँ से पार्टी का नाम डाला महक, इंटर मारता हूँ, तो मुझे इससे जितने लेने या मुझे इसको जितने देने होते हैं वो बैलेंस मुझे यहीं दिख जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को हटा देंगे फीचर ऑप्शन में जाकर, अकाउंट्स में जाकर शो अकाउंट करंट बैलेंस ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो फिर वो आपको नहीं दिखेगा। मैंने इसको हटा दिया और अब मैं जब इस पार्टी का नाम डालूंगा यहाँ से, तो मुझे वो बिल नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम लोग बिजी में काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अपनी पार्टी का बैलेंस दिखे, तो उस समय हम अकाउंट बैलेंस को यस कर देते हैं। ये क्लियर? इसके बाद हमारे पास आपका एक नया टॉपिक आता है जिसके अंदर हम लोग आज आपको पार्टी के अंदर इमेज लगाने का काम करेंगे। अगर आप लोग भी कोई इमेज लगाना चाहते हैं किसी भी बंदे की, तो आप वहां से इसकी इमेज लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल की साइट पर जाता हूँ और एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा पर्सन कार्टून इमेज है, कोई भी कार्टून इमेज ले लेता हूँ, इमेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक इमेज ये डाउनलोड कर ली। मैंने राइट क्लिक करा, मैं सेव एज पर गया, सेव एज पे जाने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप का पाथ दे दूंगा और पिक्चर का नाम मैं रख दूंगा अमित। मैंने पिक्चर का नाम रख दिया यहाँ पर STIPL। ये हमारी पार्टी, इसका नाम है STIPL और हमने इसको सेव कर दिया और ये पिक्चर अब डेस्कटॉप पर आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई पार्टी बनाऊं तो उसका नाम आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, फीचर ऑप्शन में जाऊंगा, उसके बाद अकाउंट्स में जाऊंगा और यहाँ से मेंटेन इमेज नोट विद मास्टर वाउचर पर क्लिक करूंगा। मेंटेन इमेज विद अकाउंट मास्टर पर जाऊंगा और यहाँ से मैं उस फोल्डर का पाथ दे दूंगा, मेरी फाइल डेस्कटॉप है तो मैं डेस्कटॉप डाल दूंगा। क्या आप नोट लिखना चाहते हो, मेंटेन नोट्स विद अकाउंट्स, क्या आप नोट्स लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। शो अकाउंट नोट्स इन डाटा एंट्री, मैंने कहा मुझे दिखने भी चाहिए। साथ साथ शो मेंटेन इमेज विद अकाउंट वाचर, नो, मेंटेन नोट विद अकाउंटिंग वाचर, मैंने कहा नो। इन दोनों को नो कर दिया मैंने। ये इमेज के ऊपर कह रहा है कि मेंटेन इमेज विद अकाउंटिंग वाउचर, क्या आप अकाउंटिंग वाउचर की इमेज मेंटेन करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं। और मैंने इस तरीके से करके इसे सेव कर दिया। अब मेरी जो पार्टी का नाम था वो था सब्बरवाल ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन देखो जैसे ही मैंने इंटर मारा तो यहाँ इमेज नहीं आया, क्योंकि वो इस नाम को पिक्चर के नाम से मैच करता है। जो आपने यहाँ नाम डाला है और जो आपने पिक्चर सेव करी, अगर वो दोनों नाम मिल जाएंगे तभी वो शो करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर मैं इसका एलियास नेम डाल दूं तो वो पिक कर लेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ इसका एलियास नेम डाला STIPL, तो आप देखेंगे यहाँ नीचे इस बंदे की पिक्चर आपको यहाँ शो हो गई कि ये पार्टी जिसके साथ हमने डीलिंग करी हुई। साथ साथ आप यहाँ ग्रुप में जनरल लिखें, जनरल लिखेंगे, इसके बाद यहाँ सन्डे डेप्टर्स लिखेंगे और जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप सेव करते के साथ ही तुरंत एक मैसेज आएगा नोट्स, जिसमें लिखा हुआ सब्बरवाल ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है आई एम, ठीक है, गुड बॉय। तो इस तरीके से आप डाल दो और सेव कर दो। ये सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद जब आप सेल पर जाओगे, सेल करते वक्त आप पार्टी का नाम सिलेक्ट करके एंटर मारोगे तो ये नोट्स आपको उसी समय ओपन हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ से अपना आइटम का नाम जो भी डालना चाहें तो आप इजी में इस तरीके से किसी भी पार्टी की इमेज को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन आस्क मी। आपको पता होगा जब हम बैलेंस शीट दिखा रहे थे तो आपको हमेशा हम कहते थे बैलेंस शीट निकालते वक्त कि आप इस टॉपिक को अनेबल कर लें जिसका नाम होता है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। ये आपको करना पड़ता बार बार, यस।
आप चाहते हो ये ऑटोमेटिक ही रहे, आपको कभी कुछ करना ही ना पड़े, तो आपको फीचर ऑप्शन पे जाना है, अकाउंट्स पे आना है, और यहाँ से आस्क मी की जगह आप मैन्युअली भी कर सकते हो, और आप स्टॉक स्टेटस से अगर इसे लिंक कर दोगे तो वो कभी भी आपसे बिजी के अंदर जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं। इसे करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अकाउंटिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट रिसीव वाउचर। ये टॉपिक तभी एक्टिव होता है जब आपने एक नई कंपनी बनाई हो और उसके अंदर अगर आपने कोई भी रिसीव और पेमेंट की एंट्री नहीं की है, तब ये टॉपिक आता है। अगर तुमने कंपनी बनाई और उसमें एक रिसीव और पेमेंट की एंट्री कर दी तो ये टॉपिक डिसेबल हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक कोई कंपनी ओपन कर लेता हूँ, जैसे मान लो मैं आपके साथ A.S सर्विस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने इस कंपनी में कोई भी रिसीव पेमेंट की एंट्री नहीं करी, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा, फीचर ऑप्शन पे जाऊंगा, अकाउंट्स पे आऊंगा, तो यहाँ पर देखना एक टॉपिक अनेबल रहेगा जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट रिसीव। ठीक है, मैं जैसे ही अगर इसे सिंगल एंट्री मोड पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे इसका बेनिफिट इतना मिलेगा कि मैं अब बिजी में कभी भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं रहूंगा। बस मुझे यहाँ पर पार्टी डेट डालनी है, मेरे को कैसा पैसा मिल रहा है वो डालना है, और बस यहाँ से फटाफट एंट्री करते चले जाना है। अगर आपको बिजी में दिक्कत आती है या डबल अकाउंटिंग सिस्टम समझ नहीं आता, तो आप उस केस में बिजी के अंदर आप सिंगल अकाउंटिंग मोड में जा सकते हैं। तो आप टॉप में अपना मोड लिख दें, जो भी आपकी रिसीव या जो भी आपकी पेमेंट और जिसने आपको पैसा दिया है उसका नाम टाइप करके सेव कर दें बस। तो इसलिए इस टॉपिक का देखिए वहां बहुत ज्यादा यूज होता है जहां एक दिन में बहुत सारी रिसीव बहुत सारी पेमेंट होती है और एक बार में करनी होती है, तो लोग उस जगह इस टॉपिक को यूज करना पसंद करते हैं। तो बस ये टॉपिक आप तभी कर सकते हो जब आपने एक नई कंपनी बनाई हो, उससे पहले और ना ही उसके बाद। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन फीचर ऑप्शन में अकाउंट्स में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पोस्टिंग इन अकाउंट थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम सेल रिटर्न की एंट्री करते हो, जैसे मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ, उसी कंपनी को आपके सामने ओपन करता हूँ, बिजी ऑप्शन अकाउंट वाली कंपनी को ओपन करता हूँ। मैंने ओपन करा, मैंने किसी को माल बेचा और उसने मुझे माल कुछ फीस वापसी कर दी। अब मैं उसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लेजर में सेल भी दिखती है और सेल रिटर्न भी दिखती है। लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताया अगर आप उसे नो कर दोगे तो परचेज रिटर्न की एंट्री और सेल रिटर्न की एंट्री उसके अकाउंट में इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे अभी देखिए, मैंने एक पार्टी बनाई 20/6 को, F3 करके पार्टी बनाई, पार्टी का नाम यहाँ से मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ से लिख दिया हरियन हरियत गारमेंट। ग्रुप में मैंने यहाँ से जनरल लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ जनरल डाल दिया। ग्रुप में सन्डी डेप्टर्स लिख दिया, और मैंने इसके बाद इसको पीके की सीडी सेल करी है 1000 और रेट 220 रुपए के हिसाब से। लेकिन इसने मुझे 20 पीस वापसी कर दी, उसमें से 20 पीस खराब थी, मुझे इसने वापसी कर दी। तो मैं सेल रिटर्न में आया, 22 तारीख को मुझे वापसी मिल गई, मैंने 22 तारीख लिखी, 22 थे। यहाँ से मैंने पार्टी का नाम डाला, पार्टी का नाम हमने क्या बनाया था, हरियंत, तो हमने हरियंत बनाया। बिल नंबर जो भी होगा वो टाइप कर देना आप, यहाँ से पीके की डीवीडी, और कितनी पीस, 20 पीस, और रेट 220, और आप सेव कर दो, हो गया। उसके बाद ऑल टेल करो, पार्टी का नाम टाइप करो यहाँ से हरियंत, और जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा 220 माइनस कितना, 4400, तो 215 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो मुझे दिखना ही नहीं चाहते या दिखे ही ना, तो आप कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन अकाउंट्स में जाओ, इस टॉपिक से अनचेक कर दो और इसे इस तरीके से सेव कर दो।
जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करके कहाँ जाएंगे, सेल रिटर्न पे आएंगे। यहाँ से आप तारीख लेंगे, मैंने कहा 28/6 को माल वापसी कर रहा हूँ। पार्टी का नाम हरियंत है। बिल नंबर 27/2020 -21, तारीख 20/6 को माल खरीदा। हमने पीके की डीवीडी वापसी करनी कितनी, मैंने कहा 80 पीस वापसी करनी है 220 रुपए के हिसाब से। मैंने कर दी। मैं ओल्ड प्लस एल करूंगा और यहाँ से मैं हरियंत पे जाऊंगा, तो आप देखना उस वाउचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कभी हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इस तरीके से करना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप कोई परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं और ना पड़े, तो इसके लिए आप ये करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार उसका इफेक्ट पड़े, लेकिन आपने एंट्री कर दी, तब तब आप क्या करें, उस टॉपिक को आप ये जो अनेबल किया था, डिसेबल किया था, उसे अनेबल कर दें दोबारा, और जो आपने एंट्री अभी की थी उसे दोबारा सेव कर दें। क्या करें, आपको ट्रांजेक्शन में जाना है, सेल रिटर्न में जाना है, लिस्ट में आना है, और उसके बाद इसमें जो लास्ट एंट्री थी इसे सिलेक्ट करना है, F2 करना है और F2 करके सेव करना है। उसके बाद Alt L करना है, यहाँ से पार्टी का नाम टाइप करना है, तो वो भी एंट्री आपको इस तरीके से दिख जाएगी। इसके बाद हमारे पास बिजी में नया ऑप्शन आता है, हम फीचर ऑप्शन में जाएंगे और अकाउंट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें एक नया टॉपिक मिलेगा आपके साथ जिसका नाम है अनेबल पार्टी वाइज डैशबोर्ड। अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे ही पार्टी को इंटर मारूं उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे सामने ओपन हो जाए कि उसने मुझे कब कब पैसा दिया क्या क्या, तो बस आप अनेबल पार्टी डैशबोर्ड पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप पार्टी डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, कहाँ ही डैशबोर्ड दिखे, मैंने कहा हर वाउचर में दिखे, किसको, मैंने कहा हर यूजर को दिखे। फॉर्मेट मैंने कहा स्टैंडर्ड रहेगा, और शो ड्यूरिंग एंट्री मैंने कहा यस, और मैंने इसे सेव करने का कर दिया, और मैंने इसे इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जैसी सेल पर आऊंगा, पार्टी का नाम डालूंगा महक, और जैसे इंटर मारूंगा तो यहाँ देखो पूरी इंफॉर्मेशन खुल गई कि महक से टोटल लेना कितना है, लास्ट सेल कितनी करी, लास्ट रिसीव कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई, टोटल रिसीव कितनी हुई, सब। और अगर आप फुल ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से उसको सारे बिल दिख जाएंगे, क्वांटिटी दिख जाएंगी और अमाउंट दिख जाएंगे। तो इसका ये बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। लेकिन अगर आप बिजी में अवेयर हैं, आपको बिजी में चीजें पता है, तो आप खुद का भी एक फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है पार्टी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, आपको इंटर मारना है, ऐड पर जाना है और आपको लिख दो न्यू फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ से न्यू फॉर्मेट बनाया, इंटर मारा। इंटर के बाद मैं कॉन्फ़िगर पर गया और मैंने कहा सेल के अंदर ये मुझे मिलना चाहिए। मैंने यहाँ आया और मैंने ऑल डी कर दिया। तो जैसे ही मैंने करा, देखो यहाँ आ रहा है ना, अकाउंट लेजर विद डेबिट क्रेडिट अकाउंट लास्ट सेल, इस तरीके से आ रहा है। और अगर आपको कोई और चीज चाहिए तो आप ला सकते हैं, आप इसे कॉपी कर लें। और मैं चाहता हूँ उसका मोबाइल नंबर भी आए, मैंने कंट्रोल वी करा, तो मैंने इसे हटा के लिख दिया मोबाइल नंबर पार्टी। तो मैंने यहाँ लिखा पार्टी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और यह अकाउंट रिसिप्ट को हटाया, ऑल प्लस F4 करा, और यहाँ से अकाउंट फील्ड में पार्टी मोबाइल नंबर ले लिया, इंटर मारा और सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस तरीके से आए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स में जाना है, पार्टी डैशबोर्ड पर आना है, और जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसकी जगह आप न्यू फॉर्मेट करके सेव कर दें। तो आप जैसे ही न्यू फॉर्मेट करके से सेव करेंगे, तो अब आप जब भी किसी पार्टी का नाम टाइप करेंगे तो यहाँ से उसका मोबाइल नंबर भी आपको दिख जाएगा, पार्टी मोबाइल नंबर। क्लियर है? तो आप इस तरीके से डैशबोर्ड को अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तब। इसके बाद हम लोग बिजी में अगेन आते हैं, और अगर आप यहाँ नोटिस करते, अगर मैं इस टॉपिक को नो करता और सेव करता और दोबारा इसके बाद टॉपिक को अनेबल करता, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा था। मैंने इसको उठाया, F9 किया और इसको इस तरीके से सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ एक टॉपिक है,
शो पार्टी डैशबोर्ड आफ्टर सिलेक्टिंग पार्टी इन वाउचर। तो क्या आप पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद चाहते हो, तो मैंने कर दिया यस, लेकिन मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, तो ये बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, ये उसको पिक कर लेगा। एंटर मारोगे तो ये बाय डिफॉल्ट बेसिक फॉर्मेट को या बेसिक सेटिंग को पिक कर लेता है। तो आपको अगर नॉलेज है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आज हम आपके साथ एक और टॉपिक और डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम आपको बीजी में मेंटेन अकाउंट लेजर के बारे में बताएंगे। अकाउंट लेजर का बहुत ज्यादा यूज है अगर आप किसी कैटेगरी में चीजों को बांटना चाहते हैं, जैसे पार्टी वाइज, स्टेट वाइज, तो उस लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूजेबल है आपके लिए, जिसका नाम है मेंटेन अकाउंट कैटेगरी। और जब आप उसको देखोगे तो अकाउंट कैटेगरी के अंदर शो करेगा। आप इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद इसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में आए, और एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ही आप पार्टी बनाओगे, मैंने यहाँ पार्टी का नाम लिखा, मैंने कुछ एम्प्लॉय बनाए, जैसे सुमित, ये मेरा सैलरी वाला पर्सन है, ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, मैंने इसे जनरल रखा, ग्रुप में एक्सपेंस डाला, और मैंने इसे ना एक कैटेगरी में डाल दिया। पता है किस कैटेगरी में डाल दिया, मैंने कहा सेल्स डिपार्टमेंट में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स डिपार्टमेंट। इस तरीके से सेव कर दिया, ठीक है। और मैंने इसे सेव करा तो यहाँ देखो मुझे सेल्स डिपार्टमेंट मिल रहा है। मैंने कहा नितिन, ये भी मेरा उसी डिपार्टमेंट्स में है, तो मैंने यहाँ डाल दिया किसका, जनरल, यहाँ डाल दिया कौन सा, सेल डिपार्टमेंट। क्लियर। मैंने यहाँ पार्टी बनाई आकांक्षा, ठीक है, ये किसमें ग्रुप में, जनरल, और किस में डाल दिया, ये आपका बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है, एंड, ठीक है, परचेज एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसे सेव कर दिया और यहाँ आ गया, ठीक है। एक और बनाया हमने पवन, ठीक है, इसे हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख दिया, जनरल, और यहाँ पर F3 लिखा, मार्केटिंग, F3 मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इससे बेनिफिट पता है ये होता है कि इतनी सारी पार्टियां तो बन गई, लेकिन अगर कल को आपको कोई कैटेगरी चाहिए तो आपको बस लिस्ट में जाना है, स्क्रीन पे जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑल अकाउंट, नहीं, ग्रुप ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस, और जैसे ही आप एक्सपेंस लिखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप स्टॉक स्टेटस मतलब डिस्प्ले पे आओगे, डिस्प्ले के बाद अकाउंट समरी, कंसोलिडेटेड पर अकाउंट वाइज ग्रुप अकाउंट्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे एक्सपेंस। एक्सपेंस में आपसे पूछेगा कौन सा डिपार्टमेंट, बैंक रिकंसिलेशन एंड परचेज अदर, तो इसमें आकांक्षा मिलेगा, इसमें जाओगे तो पवन मिलेगा, और इसमें जाओगे तो सुमित और नितिन मिलेगा। तो इसलिए आप स्टेट वाइज भी इसे बाइफरकेट कर सकते हो, आप पार्टी वाइज भी बाइफरकेट कर सकते हो, तो आपको ये बहुत अच्छा ऑप्शन बिजी वालों ने दिया है। क्लियर है। तो आज हम आपके साथ इतना ही टॉपिक करेंगे, और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग फीचर्स को डिस्कस करके इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।